बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये पहली वीडियो है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के बारे में। तो आज हम जो है इस वीडियो में देखेंगे कि वायरसेस की क्लासिफिकेशन किस तरीके से की गई। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि जो वायरसेस जो हैं सक्सेसफुल टाइप्स हैं पैरासाइट की इस वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो ये इन्फेक्ट करते हैं तकरीबन हर फाइला को, हर किंगडम को ये जो है वो इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वायरसेस जो हैं वो अब तक नए डिस्कवर हो चुके हैं। जो क्लासिफिकेशन स्कीम है बेसिकली वो आईसीटीवी, जिसकी फुल फॉर्म जो है वो इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनोमी ऑफ वायरसेस, ये बेसिकली इसकी हम जो है वो आईसीटीवी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देखेंगे कि वायरस की क्लासिफिकेशन जो है वो आईसीटीवी ने किस तरीके से दी। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द टेक्सोनोमी ऑफ वायरसेस, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनोमी ऑफ वायरसेस। तो सबसे पहले हम जो है वो इसको क्लासीफाई कर लेते हैं। तो आईसीटीवी ने इसको चार जो है वो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया। सबसे पहले था ऑन द बेस ऑफ डिजीज, ऑन द बेस ऑफ डिजीज। दूसरे नंबर पे जो है वो आईसीटीवी ने इसको डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट रेंज या होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। थर्ड वन जो है दैट वाज द बेस ऑन द वायरस पार्टिकल मॉर्फोलॉजी। एंड फोर्थ वन इज द बेसिस ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड। तो ये चार तरह की क्लासिफिकेशन जो है आज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा भी और भी क्लासिफिकेशन है, जैसे बाल्टीमोर है और टेक्सोनोमी के बेस पे भी है, तो वो भी इंशाल्लाह जो है पढ़ लेंगे। एक ये भी आप लिख सकते हैं ऑन द बेस ऑफ टेक्सोनोमी, ठीक है, ये भी इसी ने दी थी। और इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है जिसको जो है वो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसको आप जो है वो कह लें कि अगर ये क्लासिफिकेशन आईसीटीवी की अगर मैं इसको ए का नाम दूं तो ये बी है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। बाकी हम आज जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑन द बेस ऑफ डिजीज, होस्ट ऑर्गेनिज्म, वायरस पार्टिकल मॉर्फोलॉजी, वायरल न्यूक्लिक एसिड और टेक्सोनोमी के बेस पे इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया। जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ डिजीज। तो डिजीज़ की बिना पे जो है हमने इसको किस तरह से क्लासिफाई किया, सॉरी आईसीटीवी ने किस तरह से क्लासिफाई किया। तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान में रख दें कि ये बहुत ज़्यादा आसान काम था कि नेचर की बिना पे जो है, नेचर ऑफ डिजीज़ की बिना पे जो है वो क्लासिफाई कर दिया जाए, ठीक है। तो आईसीटीवी ने जो है ऑन द बेस ऑफ डिजीज़, नेचर ऑफ डिजीज़ की बिना पे जो है वो कर दिया। और ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल काम भी था। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक डिजीज़ को देख के आइडिया लगा लेंगे कि इसमें किस किस्म का जो है वो वायरस होगा। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस का जब भी आप नाम सुनेंगे तो यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर जो वायरस भी होगा वो हेपेटाइटिस ही होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई और तरह की बीमारी है लाइक कोल्ड या कॉमन कोल्ड है, फैलाने वाला जो वायरस है उसको हम कॉमन कोल्ड वायरस के नाम से ही जानते हैं। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन की गई। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टीज़ आई। अब किस तरह से डिफ़िकल्टीज़ आई उसके बारे में बात करते हैं कि वायरस जो है उसको कहा गया कि डेट इज़ द एंथ्रोपोमॉर्फिक। एंथ्रोपोमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि ये ऑल राउंडर है, ठीक है, मतलब कि ये किसी भी शेप में आ सकता है, किसी भी शेप में आ सकता है। तो फोकस किया गया सबसे पहले जब इसको क्लासिफाई किया गया ऑन द बेस ऑफ डिजीज, तो सबसे पहले इस पे फोकस किया गया था कि जो भी जिस तरह की बीमारी को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, उसको उसी तरह का जो है वो नेम दे दिया जाए, वायरस को उसी तरह का नेम दे दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस के अंदर जैसे हेपेटाइटिस की मैंने बात की, कॉमन कोल्ड की बात की है, ह्यूमंस के अंदर नहीं बल्कि लाइफ स्टॉक, क्रॉप्स, मुख्तलिफ तरह की बीमारियां जो है वो जिस तरह की बीमारी होगी उस तरह का उसको नाम देने का जो है इन्होंने इसको क्लासीफाई कर दिया ऑन द बेस ऑफ डिजीज। इसके अलावा कुछ डिफ़िकल्टीज़ आई, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि डिफ़िकल्टीज़ ये थी कि बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं
जो कि डिजीज़ काज ही नहीं करते, ठीक है। बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जो कि कांट एबल टू इन्फेक्ट और स्प्रेड डिजीज, ठीक है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनका जो है वो डिजीज तो काज करते हैं लेकिन एक से ज्यादा में काज करते हैं। कुछ वायरसेस ऐसे भी हैं जिनका होस्ट जो है वो ज्यादा है, यानी कि दे हैव मैनी होस्ट या मोर देन वन होस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आई कि फिर बहुत ज़्यादा जो वायरसेस हैं वो किस तरह से हम इनको किस तरह से मॉडिफाई कर पाएंगे। कुछ ही ऐसे वायरसेस हैं जैसा कि मैंने बताया कि कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो कि इन्फेक्ट ना कर पाए या डिजीज़ काज नहीं कर पा रहे थे, और कुछ ऐसे भी थे जिनको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब वो रिकॉग्नाइज क्यों नहीं हो पा रहे थे, वो इस वजह से कि उनका कोई होस्ट ही नहीं था, ठीक है। तो जब होस्ट नहीं होगा तो हम किस तरीके से जो है वो इसको हम मॉडिफाई कर सकते थे इन दी सेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इस तरह से ये वाली जो है वो आई प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया कि कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो एक से ज़्यादा जो है वो डिजीज़ काज कर सकते हैं। तो ऐसे भी कुछ वायरसेस थे जो कि एक से ज़्यादा डिजीज़ काज कर सकते थे, मोर देन वन डिजीज़, ठीक है। उनमें एक आप सिंपल सी मिसाल ले सकते हैं, और सिंपल सी मिसाल ये है वेरिसिला जोस्टर वायरस, ठीक है। अब ये एक से ज़्यादा बीमारी जो है किस तरीके से काज करता है उसके बारे में देखते हैं। ये बेसिकली जब पहली दफ़ा जो है वो इन्फेक्ट करता है तो ये काज करता है चिकन पॉक्स, ठीक है। चिकन पॉक्स काज करता है, लेकिन जब ये दूसरी बार अगेन जो है वो काज करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा बाद में, तो वो वहाँ पे चिकन पॉक्स की बजाय जो है वो एक शिंगल्स जो है डिजीज़ होती है वो काज करेगा, ठीक है। तो ये सारी जो है ये सारे ड्रॉबैक्स थे कि एंथ्रोपोमॉर्फिक इसको बना दिया गया या जाना गया कि ये बहुत ज़्यादा डिजीज़ भी काज कर सकता है। ऑल राउंडर है, किसी में काज करेगा किसी में नहीं करेगा। तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज़ इसकी क्लासीफाई करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स इसके ये आ रहे हैं कि या तो ये एक से ज़्यादा डिजीज़ काज करता है, या तो इन्फेक्ट करता ही नहीं है, या इसके बहुत ज़्यादा होस्ट होते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई होस्ट इसका होता ही नहीं है, जिसकी वजह से जो है हम इसको रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पाते। तो ज़रूरत इस बात की थी कि इसको फिर और तरीके से भी क्लासीफाई किया जाए। तो कुछ हद तक हेल्पफुल था, ये नहीं है कि हेल्पफुल नहीं था, काफ़ी हद तक ये हेल्पफुल रहा। जैसा कि हेपेटाइटिस, अभी हमें पता चला कि हेपेटाइटिस जो है वो हेपेटाइटिस वायरस ही काज करेगा, कॉमन कोल्ड वायरस जो है वो कॉमन कोल्ड काज करेगा। तो काफ़ी हद तक ये हेल्पफुल था। लेकिन चूंकि इसका मॉलिक्यूलर मेकअप सबका डिफरेंट होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लिमिटेड जो है इसने इंफॉर्मेशन दी, जिसकी वजह से ये वाली क्लासिफिकेशन जो है वो लिमिटेड हो गई। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली क्लासिफिकेशन की तरफ। दूसरी क्लासिफिकेशन जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि वायरस और होस्ट का यहाँ पे इंटरेक्शन देखेंगे और उस बिना पे हम इसको क्लासिफाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन किसी हद तक ये भी रिस्ट्रिक्टेड था, ठीक है, क्योंकि ये तकरीबन कुछ ऐसे वायरसेस थे जो कि सिर्फ सिंगल स्पीशी को ही इन्फेक्ट करते थे या उनमें बीमारी काज करते थे। जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, तो हेपेटाइटिस बी की अगर हम मिसाल लें तो हेपेटाइटिस बी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी रिस्ट्रिक्शन आ गई कि ये वाला जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है, होस्ट ऑर्गेनिज्म की बिना पे जो क्लासिफिकेशन है वायरस होस्ट इंटरेक्शन की, तो एक तो ये आ गई कि ये सिंगल स्पीशी में काज करता है। तो जैसे हेपेटाइटिस बी है तो वो ह्यूमंस को जो है वो इन्फेक्ट कर रहा है। कुछ ऐसे भी थे जो कि स्मॉल रेंज जो है वो होस्ट रखते थे, स्मॉल रेंज ऑफ होस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास एक वायरस है पोलियो वायरस, ठीक है, ये प्राइमेट्स को जो है वो इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो ये एक स्मॉल रेंज आ गई होस्ट की। इसी तरह से
डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी अराइजेज़ हुई, जो कि सीरियस डिफ़िकल्टीज़ थी। और उनको अगर हम देखें तो कुछ ऐसे भी वायरसेस थे जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर जो है वो बीमारी काज करते थे, या प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स के अंदर जो है वो डिजीज़ काज करते थे। ठीक है, तो ये भी एक मतलब आ गया, यानी कि कुछ वायरसेस, अगर वायरस होस्ट का हम इंटरेक्शन देखें तो होना तो ये चाहिए कि एक मखसूस तरह के होस्ट के अंदर अगर वो रह रहा है, वहाँ पे बीमारी काज कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दे दिया जाए, तो ये क्लासिफिकेशन जो है वो बेहतरीन हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस थे जो कि सिंगल स्पीशी में जो है वो बीमारी फैलाते थे, कुछ में स्मॉल रेंज थी, जैसे कि पोलियो वायरस है, मैंने मिसाल दी कि प्राइमेट्स हैं, और कुछ ऐसे थे जो वायरस और इंसेक्ट्स दोनों में ही जो है वो काज करते थे। इसी तरह से कुछ वायरसेस जो हैं वो पहला होस्ट जो है, एक वायरस जो है यहाँ से आइसोलेट किया गया था, अब दूसरे में वो कॉमन नहीं था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई बात स्ट्रेट फॉरवर्ड ना थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वायरसेस जो हैं वो सिंगल स्पीशी को इन्फेक्ट करते थे, और ये जो करेक्टरिस्टिक है, ये सारी तरह की सिमिलैरिटीज़ इन टर्म्स ऑफ डिजीज़ या जेनेटिक मेकअप में नहीं आ रही थी। तो इस तरह से डिफाइन करना होस्ट को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ सोफेस्टिकेशन। इसी तरह से हर्प वायरस जो है, डेट इज़ सिमिलर इन नंबर ऑफ वेज। ठीक है, जो हर्प वायरस है, हर्पस वायरस, ये सिमिलर है इन नंबर ऑफ वेज। फॉर एग्जाम्पल, इनकी होस्ट सेल की जो नेचर है, जो कि जिसको ये इन्फेक्ट कर रहे होते हैं, मैं मिसाल देता हूँ आपको। एक हमारे पास है जी गैमा हर्पस वायरस। ठीक है जी, गैमा हर्पस वायरस। अब ये जो गैमा हर्पस वायरस है, इसका काम ये है कि ये इन्फेक्ट करता है किस चीज़ को? लिम्फॉइड सेल्स को। और लिम्फॉइड सेल्स भी किन के अंदर? एनिमल्स के अंदर। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि गैमा हर्पस वायरस ही ऐसा है जो कि लिम्फॉइड सेल्स को जो है वो इन्फेक्ट करता है, बल्कि कुछ ऐसे नॉन गैमा हर्पस वायरस भी हैं जो कि यही लिम्फॉइड सेल्स को ही इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये तो सिमिलरिटी आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये को होस्ट के हिसाब से हम इसको नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस तरह से ये नंबर ऑफ वेज में जो है ये नहीं आ रहा था कि हम इसको जो है वो जस्टिफाई कर पाएँ और क्लासीफाई कर पाएँ ऑन द बेस ऑफ वायरस होस्ट इंटरेक्शन। ठीक है, यानी कि एक वायरस ऐसा है जो कि एक डिजीज़ या एक होस्ट रख रहा है, और कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा होस्ट रख रहे हैं। तो ये फिर जो है वो हमें कुछ नेचर के बारे में नहीं बता रहा था, जिस तरह से हमें इसको क्लासीफाई करना चाहिए था, वैसे ये नहीं बता रहा था। तीसरी जो क्लासिफिकेशन की गई वो थी ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि शक्ल की बिना पे हमने इसको, या स्ट्रक्चर या शेप की बिना पे हमने इसको जो है वो क्लासिफाई करना था। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू वायरस को देखें तो काफ़ी हद तक इसकी शेप जो है या मॉर्फोलॉजी जो है वो सिंपल नज़र आती है, लेकिन एक की फीचर ऐसा भी है, या की स्ट्रक्चरल फीचर कह लें, जिसकी बिना पे हम जो है वो इसको कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट, और वो है लिपर्ड इनवेल्प। हम देखेंगे कि लिपर्ड इनवेलप किसी वायरस के अंदर के ऊपर जो है वो है या नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको दो तरह से फिर इसको कैटेगराइज किया। एक वो थे जो कि नॉन इन्वेल्प्ड थे। ठीक है, कुछ वायरन ऐसे थे जो नॉन इन्वेल्प्ड थे। इन नॉन इन्वेल्प्ड जो हमारे पास वायरॉन्स हैं, इनको मॉर्फोलॉजिकली तीन तरीके से जो है वो कैटेगराइज किया गया। अब तीन तरीके से कैटेगराइज कैसे किया हमने इसको, वो देखते हैं। सबसे पहले इसकी जो है वो बनाई गई कैटेगरी आइसोमेरिक। ठीक है, दूसरे में बनाया गया फिलामेंटस, और जो तीसरी थी वो थी कॉम्प्लेक्स।
जो आइसोमेरिक थे वो तो उनकी अपीयरेंस जो है वो काफ़ी हद तक अप्रॉक्स स्फीरिकल नज़र आती थी, बट ये बेसिकली स्फीरिकल नहीं बल्कि ये कोसाहेड्रल या कोसा डेल्टा हेड्रल थे। ठीक है, अगर हम फिलामेंटस की बात करें तो फिलामेंटस जो है ये काफ़ी हद तक सिंपल हेलिकल स्ट्रक्चर रखते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स है वो इन दोनों कैटेगरीज में फॉल नहीं कर पाते। ठीक है, दोनों कैटेगरीज में फॉल नहीं कर पाते, ये बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम अगर बात करें तो बैक्टीरियोफेज T2। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम इसको देख सकते हैं, ये मिसाल इसकी आ सकती है। चूंकि नाम से ही ज़ाहिर है कि ये कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, सिंपल इनका स्ट्रक्चर तो होगा नहीं, तो हम इसको जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो इसकी जो शक्ल है वो काफ़ी हद तक हमें इरेगुलर आती है, यानी कि स्फीरिकल या हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं नज़र आता, हमें काफ़ी हद तक इरेगुलर नज़र आती है। और दूसरी जो किस्म थी, एक तो थे वायरॉन विद नॉन इन्वेल्व्ड, ठीक है, तो दूसरी जो है वो थी हमारे पास वायरॉन विद इन्वेल्व्ड। वायरॉन विद इन्वेल्व्ड वाले को हमने दो तरीके से जो है डिवाइड किया था। एक हमारे पास था ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोकैप्सिड, ये भी याद रखना है आपने, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोकैप्सिड हमने इसको दो तरीके से डिवाइड किया। एक था आइसोमेरिक और एक हमारे पास थी हेलिकल। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसा कि पिछले दोनों में भी हमने ड्रॉबैक्स देखे हैं, इसमें भी जो है वो ड्रॉबैक्स थे। अब ड्रॉबैक्स क्या थे कि जिस तरह हमने पीछे देखा कि वायरस होस्ट इंटरेक्शन में होस्ट एक से ज़्यादा है। ठीक है, जब होस्ट एक से ज़्यादा है तो होस्ट की बिना पे तो हम इसको नहीं जस्टिफाई कर पाते, उनको क्लासीफाई नहीं कर पाते। इसी तरह से इसके ड्रॉबैक में ये आ रहा था कि दो जो वायरसेस हैं वो सिमिलर मॉर्फोलॉजी रख सकते हैं। ठीक है, जो दो वायरसेस हैं वो सिमिलर मॉर्फोलॉजी रख सकते हैं। इसका मतलब कि ये हुआ कि फिर मॉर्फोलॉजी की बिना पे तो हम इसको डिवाइड नहीं कर पाए, इसको क्लासीफाई नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल एक का स्ट्रक्चर जो है वो स्फीरिकल है, दूसरे का स्ट्रक्चर भी स्फीरिकल है, तो दोनों को हम जो है वो एक नाम तो नहीं दे सकते। तो यहाँ पे भी आके ये वाला ड्रॉबैक बन गया। तो इसकी मिसाल में आप ले सकते हैं कि जो हमारे पास पोलियोमा वायरस जो है इसका, और एक और वायरस है जिसका नाम है पेपिलोमा वायरस, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है या मॉर्फोलॉजी है वो काफ़ी हद तक सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये भी यहाँ पे आके फेल हो गई। हम फोर्थ नंबर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं और डेट इज द वायरल न्यूक्लिक एसिड। वायरल न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वायरल एसिड न्यूक्लिक एसिड, सॉरी। अब जो है न्यूक्लिक एसिड, आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो नए जो वायरसेस बनने होते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसके अंदर इनकोड होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन रखता है। ठीक है, अब ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली भी यूज़ कर सकता है और इनडायरेक्टली भी यूज़ कर सकता है ताकि एसेसरी प्रोटीन्स बन सकें और जो है वो सिग्नल जो है वो प्रोवाइड करे ताकि वायरस जो है वो नई तरह की अपनी मशीनरी को करते हुए, यूज़ करते हुए या बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करते हुए जो है वो इन्फेक्ट करे या रीडायरेक्ट करे या वायरसेस की प्रोडक्शन करे। अब जो है वो न्यूक्लिक एसिड की बिना पे भी हमने इसको डिवाइड किया। अगर हम डबल स्टैंडर्ड की बात करें, डबल स्टैंडर्ड डीएनए की, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जो नेचर होती है न्यूक्लिक एसिड की, उसमें ऐसा होता है कि वायरस जीनोम जो है वो रेप्लिकेट करता है। ठीक है, आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आपने पढ़ी हुई है कि सबसे पहले जो है वो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है और फिर मैसेंजर आरएनए से जो है वो प्रोटीन जो है वो बन जाती है। ठीक है, ये तो सिंपल सा प्रोसेस है। लेकिन अगर हम सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की बात करें, न्यूक्लिक एसिड की, या डीएनए ही कह सकते हैं आप इसे, इसकी हम बात करें, न्यूक्लिक एसिड कह लें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए से काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे है कि शार्प इंक्रीज होता है एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट में, जब इन पर लाइट पड़ती है तो ये बहुत ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये मोलर जो पोर्शन होता है इसका,
एडिनिन का, थायामीन का या यूरासिल का, या कह लें इसके अलावा गुआनिन का या साइटोसिन का, ठीक है, गुआनिन और साइटोसिन, ठीक है। तो इस बिना पे ये वाली जो चीज़ें हैं जो कि सिंगल स्टैंडर्ड में आती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी रखती हैं। इनके अंदर जो है वो हीटिंग प्रॉपर्टी और नॉन इक्विवेलेंस पोर्शन मौजूद होता है। तो लेकिन डबल स्टैंडर्ड में तो सिंपल सा एक होता है कि मैसेंजर आरएनए बना और उससे प्रोटीन बन गई। तो अब यहाँ पे 4 पॉसिबल जो है वो स्ट्रक्चर बन सकते हैं न्यूक्लिक एसिड के। पहले नंबर पे तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसी तरह से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और जो है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है इस तरीके से बन जाता है। तो इस तरह से 4 तरीके ये बन सकते हैं। तो ये होगी क्लासिफिकेशन आईसीटीवी के लिहाज से। एक और इसकी रह गई है, और दैट इज ऑन द बेस ऑफ टेक्सोनोमी। उसको भी हम जो है वो रीड करते हैं ऑन द बेस ऑफ टेक्सोनोमी। आईसीटी बेसिकली 1960 के जो है वो कह लें कि आखिर में जो है ये तश्कील पाई, और इसने काफ़ी हद तक जो है वह हमें फेमिलियर और सिस्टमेटिक स्कीम दी नेमिंग की, जिसमें हमें इसने जो है वो बताया कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, इसकी फैमिली क्या होगी, इसकी जो है वो जीनस क्या होगी, या इसकी सब फैमिलीज क्या होगी, ठीक है। ये तो इसने बता दिया, बट कोई जिस तरह से हम एक कैटेगराइज करते हैं किंगडम एनिमिलिया में, उस तरह से इसको कैटेगराइज नहीं किया गया। यानी कि इसके अंदर जो है वो किसी किस्म का किंगडम, ठीक है, फाइलम या क्लास जो है वो इस तरह से नहीं जो है वो रिकॉग्नाइज की जिस तरह से हम क्लासीफाई होते हैं एक मखसूस किस्म के किंगडम के अंदर। अब चूंकि इसके ये क्यों नहीं कर पाई, चूंकि इसके मुख्तलिफ जो है वो लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। हमारे वेरिएंट्स उस तरह से नहीं है जिस तरह से इनके होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट वेरिएंट्स, जिसको हम जो है वो क्वेसी स्पीशी भी कहते हैं, ठीक है, कि जिसके बहुत ज़्यादा ऐसी स्पीशी जिसके बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स होते हैं उसको हम क्वेसी स्पीशी भी कहते हैं। तो आईसीटीवी ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले उसने जो क्लासिफिकेशन की वो होस्ट रेंज को मद्देनज़र रखा, ठीक है, होस्ट रेंज को मद्देनज़र रखा। होस्ट रेंज मतलब कि कोई चीज़ जो है वो यूकैरियोट होगी या प्रोकैरियोट होगी, ठीक है, या वो एनिमल होंगे या प्लांट्स होंगे, ठीक है, एनिमल होंगे या प्लांट्स होंगे। इसके अलावा जो आईसीटीवी ने इसको टेक्सोनोमी की बिना पे इसको जो है क्लासिफाई किया था, उसमें उसको मॉर्फोलॉजिकल फीचर भी देखे कि
अच्छा, बात कर रहा था मैं कि जो आईसीटीवी है उसने काफ़ी ज़्यादा काम किया। उसने होस्ट रेंज को मद्देनज़र रखा, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को मद्देनज़र रखा कि इन्वेल्व्ड होंगे या नॉन इन्वेल्व्ड होंगे, नेचर ऑफ जीनोम देखी कि वो डीएनए होगा या आरएनए होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा या डबल स्टैंडर्ड, और पॉजिटिव सेंस होगा या नेगेटिव सेंस होगा। इसके अलावा कुछ पार्टिकल्स या कुछ मटेरियल्स या कुछ मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, उनमें सैटेलाइट्स आ जाते हैं, वायरॉइड्स आ जाते हैं और प्रायॉन्स आ जाते हैं। जो सैटेलाइट्स हैं बेसिकली ये इसको दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक सैटेलाइट वायरसेस और एक सैटेलाइट न्यूक्लिक एसिड। ये समझे जाते हैं वायरस की तरह के, बट दीज आर द नॉट वायरसेस, डोंट एबल टू एनकोड एंजाइम, जो कि रिक्वायर होता है रेप्लिकेशन के लिए, और रेप्लिकेशन होगी तो फिर ही इन्फेक्शन जो है वो काज करेगा। तो इसके लिए जो है वो लाजमी तौर पे हेल्पर सेल या हेल्पर वायरस जो है वो चाहिए होगा इसको इन्फेक्ट करने के लिए, और या इसको हम कह सकते हैं कि को इन्फेक्शन जो है वो पार्टनर चाहिए होगा, उसके साथ ये मिल के जो है वो काम कर सकता है। जैसे HDV जो है ये एसोसिएट करता है किसके साथ, हेपेटाइटिस बी के साथ, और फिर जो है वो इन्फेक्शन होता है। ठीक है, आई होप सो कि ये समझ आ गया होगा। अगर हम वायरॉइड्स की बात करें तो वायरॉइड्स जो हैं ये भी एक एजेंट्स हैं, इसको हम एजेंट का नाम दे सकते हैं। ये बेसिकली वो एजेंट हैं जो कि डिजीज काज करते हैं एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर डिजीज काज करते हैं प्लांट्स, और इसको ये बेसिकली इन्फेक्शन जो है वो इन्फेक्शन मटेरियल कहलाते हैं, और ये सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पे मुश्तमिल होते हैं, जिसके अंदर कोई जो है वो प्रोटीन का कंपोनेंट या जीनोम इसके अंदर जो है वो प्रोटीन कंपोनेंट नहीं होता है। साइज़ की अगर हम बात करें तो ये रेंज करते हैं 220 से 440 जो है इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसकी शेप कैसी होगी, तो इसकी शेप जो है वो आमतौर पर रॉड लाइक और डम्बल होती है। ठीक है, यानी कि ये भी वायरसेस नहीं है, दीज आर द एजेंट्स दैट काज द डिजीजेज इन प्लांट्स। अगर हम प्रायॉन्स की बात करें तो प्रायॉन्स भी जो है ये प्रोटीन्स हैं बेसिकली, और ये बहुत ज़्यादा बीमारियां जो है वो काज करती हैं, जैसे न्यूरोलॉजिकल जो है वो इन्फेक्शन करती हैं, और किसी हद तक वो फैटल्स भी होते हैं। इसके अलावा स्पॉन्जी फॉर्म, इंसेफलोपैथीज। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, ये स्क्रैपी जो है वो शीप यानी कि भेड़ के अंदर जो है वो काज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे BSE है, BSE स्टैंड्स फॉर बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसाइक्लोपैथी। ठीक है, इंसेफलोपैथी। इसी तरह से जो है वो ये बेसिकली आपने सुना होगा नाम मैड काउ वाला, तो ये वो वाली डिजीज़ जो है वो काज करती है कैटल के अंदर। इसके अलावा ह्यूमंस के अंदर अगर हम बात करें तो ह्यूमंस के अंदर जो है ये कुरु को इन्फेक्ट करती हैं, जो कि इसका एक वेरिएंट है। वेरिएंट का नाम जो है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आमतौर पे इसको हम जैकॉब डिजीज़ का नाम देते हैं। ठीक है, जैकॉब डिजीज़। और इसके अलावा इसकी जो प्रॉपर्टी है ये है कि सिमिलर होती है, होस्ट की प्रोटीन सिस्टम के साथ बिल्कुल जो है वो सिमिलर होती है। ये थी जी 5 तरह की क्लासिफिकेशन। एक क्लासिफिकेशन हमारी जो है वो रह गई है, वो क्लासिफिकेशन का जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा, और वो है बाल्टीमोर स्कीम, और वो हमने पढ़ी हुई है, और बाल्टीमोर स्कीम को हम जो है वो देख लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, एक आप डायग्राम से इसको समझ सकते हैं। सबके अंदर जो है वो प्रोटीन से पहले आपको पता क्या बनना होता है जी, मैसेंजर RNA। तो पहला जो है वो आपने देखना है कि पहली जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो ये है कि डबल स्टैंडर्ड जो DNA है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड DNA जो कि पॉजिटिव स्टैंड होगा वो डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन ये है कि सिंगल स्टैंडर्ड DNA आया, लेकिन ये सबसे पहले इंटरमीडिएट बनाएगा डबल स्टैंडर्ड DNA को। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और डबल स्टैंडर्ड DNA ये इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, और इस तरह से ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बाल्टीमोर स्कीम। अब थर्ड वन जो है, इसमें क्या होता है कि डबल स्टैंडर्ड RNA भी डायरेक्टली मैसेंजर RNA बनाता है, दैट इज द थर्ड टाइप। इसी तरह से फोर्थ इसकी टाइप ये होगी
कि सिंगल स्टैंडर्ड जो RNA है जो कि पॉजिटिव स्टैंड में है, ठीक है, वो भी डायरेक्ट जो है मैसेंजर RNA बना देता है, दैट इज़ द फोर्थ टाइप। फिफ्थ की अगर मैं बात करूं तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो कि नेगेटिव स्टैंड रखता है, ये भी डायरेक्ट जो है इसको बनाने की एहलियत रखता है, दैट इज़ द फिफ्थ वन। अब जो सिक्स है उसमें क्या होगा कि कुछ ऐसे भी RNA होते हैं, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, जैसे कि रेट्रोवायरसेस में हम देखते हैं। तो वो सबसे पहले इंटरमीडिएट बनाएंगे डबल स्टैंडर्ड DNA का और वहाँ से फिर मैसेंजर RNA बनेगा, और दैट इज़ द सिक्स्थ टाइप। और सेवन टाइप में भी ऐसा है कि डबल स्टैंडर्ड DNA जो है वो मैसेंजर RNA बना रहा होता है, तो ये सेवंथ टाइप भी इसकी फर्स्ट वाली ही आ जाती है। तो ये थी जी बाल्टीमोर स्कीम। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में इसको पूछ सकते हैं। ये पहला लेक्चर है हमारा, इंशाल्लाह जल्द दूसरा लेक्चर भी अपलोड किया जाएगा। स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।